लेट मी जस्ट हैव वन मोर एग्जांपल जो आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़े होंगे, सो दैट वंस अगेन वी कैन गेट द आइडिया कि भाई यहाँ पे एक सम दिया गया है। वंस अगेन इस बार क्या है, पॉपुलेशंस मीन के बारे में ये पर्टिकुलर हाइपोथेसिस हम बिल्डअप करने वाले हैं। लास्ट वाला जो एग्जांपल था वो क्या था, प्रोपोर्शन के लिए था, परसेंटेज फॉर्म में था, बट यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मीन है। एंड वंस अगेन हमारा जो सैंपल साइज है वो 3030 से ज़्यादा है, सो बिकॉज ऑफ दैट हम क्या कर रहे हैं, जेड टेस्ट के लिए जा रहे हैं। तो हमारा सम क्या है, तो ये ऑलरेडी एग्जाम में आपको नॉर्मली दिया होता है, स्टैटिस्टिक्स में आपने ऐसा पढ़ा होगा। An interior designer and interior designing company at Vadodara wants to provide the modern facilities to its customers with higher price। कि भाई वडोदरा के अंदर एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी है कि जो अपने कस्टमर्स को नई नई फैसिलिटीज, नए नए पैकेजेस देना चाहती है विद द हायर प्राइस, मतलब वो अपनी पैकेज की प्राइसिंग इंक्रीज करना चाहती है। The company has a 1-year-old data which reveals that the average household income is 1,20,000। कि भाई कंपनी के पास एक पुराना डेटा है कि जिसके अंदर क्या लिख रहा है, एवरेज हाउस होल्ड इनकम। जब आप एवरेज वर्ड पढ़ते हो तो उसका मतलब क्या हो गया, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मीन है। तो कंपनी के पास पुराना डेटा है कि जिसके बेसिस पर वो लोग बिलीव करते हैं कि भाई वहाँ के जो लोग हैं, वडोदरा के जो लोग हैं, उनकी एवरेज इनकम कितनी है, 1,20,000 रुपीज है। कंपनी ऑफिशियल्स बिलीव दैट ड्यू टू द फास्ट डेवलपमेंट इन द रीजन द एवरेज हाउस होल्ड इनकम माइट हैव इंक्रीज। ये क्या हो गया, आपका हाइपोथेसिस यहाँ पे उन्होंने दिया है, बट कौन सा दिया है, ऑल्टरनेटिव। कि भाई कंपनी के जो ऑफिशियल्स है, कंपनी के जो मैनेजमेंट है, वो बिलीव करता है, उनको दे हैव द सर्टेन बिलीव्स, सर्टेन एजम्पशंस। तो उनका एजम्पशन क्या है, उनकी बिलीव क्या है कि भाई वडोदरा के अंदर बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, कि भाई वो पर्टिकुलर सिटीज के अंदर जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्पीडी है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द एवरेज हाउस होल्ड इनकम माइट हैव इंक्रीज। उनका क्या मानना है कि भाई लोगों की जो इनकम है, एवरेज इनकम है, मीन जो है, वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इसके बेसिस पे आपको आपका हाइपोथेसिस मिल गया कि भाई आपका हाइपोथेसिस क्या है। तो सम में से ही हमें हमारा हाइपोथेसिस मिल जाता है कि भाई अल्टीमेटली जो कंपनी है वो क्या बिलीव करती है। द कंपनी टेक्स अ रैंडम सैंपल ऑफ 4040 हाउस होल्ड टू वेरीफाई दिस एजम्पशंस। तो भाई उन्होंने क्या किया, जो अपना एजम्पशंस है उसको वेरीफाई करने के लिए क्या किया, 40 हाउस होल्ड का सर्वे किया। फ्रॉम द सैंपल the average income of the household is calculated is 1,25,000। कि भाई सैंपल में से उनको मीन एवरेज कितना मिला, 1,25,000। सैंपल की एवरेज क्या है, 1,25,000। Based on the historical data, the population standard deviations is observed to be 1,200। कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ पॉपुलेशंस क्या है, 1,200। तो ये सेकेंडरी डेटा में से नॉर्मली मिलता है, बट एग्जाम के एग्जाम्पल्स में नॉर्मली दे देते हैं। Same way, use the alpha at 0.05 to verify the findings। तो नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमें अल्फा भी वहाँ पे सम के अंदर ही दिया गया होता है। तो ये नॉर्मली सम है कि जो हमें क्या है, स्टैटिस्टिक्स में हम ऐसे पढ़ते थे। तो यही सम को हम हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो वंस अगेन एक ही स्लाइड के अंदर पूरा सम समझेंगे। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, अपने हाइपोथेसिस बिल्डअप करोगे। स्टेप नंबर 1, फॉर्मुलेटिंग द नल हाइपोथेसिस। तो आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि भाई कंपनी ऑफिशियल बिलीव्स दैट ड्यू टू द फास्ट डेवलपमेंट द एवरेज हाउस होल्ड इनकम माइट हैव इंक्रीज। तो ये क्या हो गया, आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया कि भाई कंपनी बिलीव करती है कि भाई लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है, और हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, मीन। तो पॉपुलेशन मीन हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया कि भाई आपका जो वो वहाँ के जो एरिया है, वहाँ के जो लोगों की इनकम जो है वो अभी इंक्रीज हुई है। आपका नल हमेशा क्या होता है कि नहीं भाई, पास्ट में जैसा था
वैसा का वैसा ही है कि भाई पास्ट में जो डेटा है कि भाई 1 साल पुराना हमारा डेटा है कि भाई एवरेज हाउस होल्ड इनकम जो है वो 1,20,000 है। तो नल हमेशा क्या बिलीव करता है कि भाई सिचुएशन वैसी की वैसी ही है। लास्ट ईयर 120 था तो इस साल भी 120 ही होगा। मतलब आपका नल हमेशा दिखाएगा सिचुएशन इज वन एंड सेम, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ चेंजेस। सो बिकॉज ऑफ दैट इक्वल साइन आएगी कि भाई लास्ट ईयर 120 था तो इस साल भी 120 है। तो ये आपका क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस हो गया। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हम क्या करते हैं, नल एंड ऑल्टरनेटिव्स को फ्रेम करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हमारा 1 टेल है या 2 टेल है। तो ऑल्टरनेटिव की साइन क्या है, ग्रेटर देन है, मतलब राइट हैंड साइड पे 1 टेल आएगा। अगर लेस देन होती तो लेफ्ट साइड पे 1 टेल आता, नॉट इक्वल टू होता तो 2 टेल आता। तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया। नाउ स्टेप नंबर 2, सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो हमें ऑब्जर्व करना है कि भाई कितने लोगों का हमने सर्वे किया था, हमारा जो सैंपल का जो डेटा होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि नहीं होगा, कौन से टाइप के क्वेश्चंस हम पूछेंगे। तो उसके बेसिस पे हम नॉर्मली डिसाइड करते हैं कि भाई हमें कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। तो वंस अगेन आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जेड स्टेटिस्टिक्स में, बट यहाँ पे मीन, तो मीन का फॉर्मूला आएगा। आपका फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो रहा है, लास्ट में क्या था, प्रपोर्शन था, तो यहाँ पे आपका मीन वाला फॉर्मूला आएगा। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। Now step number 3, select the significant level of significance alpha। तो वंस अगेन सम के अंदर हमें ऑलरेडी 0.05 अल्फा लेवल दे दिया गया है। तो अल्फा की वैल्यू आपको स्टेप नंबर 3 के अंदर आप फाइनलाइज करते हो। देन स्टेप नंबर 4, सिलेक्ट द सैंपल एंड कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो सैंपल के अंदर सैंपल कितना सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है कि भाई कंपनी ने सैंपल कितना लिया, 40 हाउस होल्ड का सैंपल लिया, और उनकी सैंपल मीन एवरेज क्या है, 1,25,000। So based on the formulas we need to calculate the z value, calculated z value for that particular sample। तो सैंपल कैलकुलेटेड z वैल्यू इज 26.32। तो ये हमें कैलकुलेटेड वैल्यू मिल गई ऑफ z। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट द क्रिटिकल वैल्यू। वंस अगेन याद रखना है क्रिटिकल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, बेस्ड ऑन अल्फा, कि भाई अल्फा आपका कितना दिया गया है। तो ये जो पूरा एरिया है 0.5, तो 0.5 में से 0.05 को माइनस करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा 0.45। तो रिवर्स टेबल में से हम वंस अगेन ढूंढेंगे कि 0.45 कहाँ पे है। तो वो हमें यहाँ पे z की वैल्यू ढूंढनी है कि भाई इतना एरिया हमें मालूम है, बट यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z क्या होगी, तो वो हमें z रिवर्स टेबल से मिलती है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 5 हो गया कि भाई कैलकुलेटेड क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z। ये आपका स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6, कंपेयरिंग कैलकुलेटेड वैल्यूज विद द क्रिटिकल वैल्यू। तो स्टेप नंबर 5 में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब वो कहाँ पे प्लॉट हो रहा है, रिजेक्शन एरिया में प्लॉट हो रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप योर कंक्लूजन, कि भाई हमारा नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा है। मैनेजमेंट डिसीजंस पर्सपेक्टिव से कि भाई हम डिटेल में लिखेंगे कि भाई नल रिजेक्ट हुआ उसका मतलब क्या, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ कि यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट एविडेंस दैट average income of the people are increase in that particular area, and because of that now company can go for introducing the new services, they can enhance the price of their packages। तो ये हमने क्या किया, हाइपोथेसिस चेक करके हमने वो कंपनी को उनका जो एजम्पशंस है वो सही है गलत है वो चेक करने में हमने हेल्प किया। तो इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग process।